ह्यूमिडिटी है। क्या है चैप्टर, अब क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका बचा हुआ है, जिस चीज़ को हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम नॉर्मल भाषा में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहते हैं नमी। जैसे वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, पानी हो जाता है, जिसे हम चिपचिपापन भी कहते हैं। जैसे अभी हम बरसात की बात करें तो कपड़े नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि पानी की नमी ज़्यादा है वातावरण में। कहाँ है? वातावरण में ज़्यादा है। When the water evaporates from the land and different water bodies is become water vapor, when the level of the water vapor is in the air are high। जहाँ पे ना वाटर वेपर ज़्यादा होती है वहाँ पे एयर क्या होगी? हाई होगी। ठीक है। उसके अलावा जहाँ पे ना एयर हाई होगी, आराम से समझना, जहाँ पे हवा तेज होगी वहाँ पे क्या होगी? जो पानी का वेपराइजेशन की प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेपराइजेशन की प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगी, क्योंकि पानी को हवा के ले जाएगी, बहा के ले जाएगी। क्या कर लेगी? बहा के ले जाएगी। लीड टू दी ह्यूमिडिटी, देयर फॉर दी ह्यूमिडिटी रिफर टू दी प्रेजेंस ऑफ दी वाटर वेपर इन दी एयर क्रिएटिंग मॉइस्चर। इसी वजह से मॉइस्चर क्रिएट होती है। एयर गेट वार्मर इफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज, यानी कि वाटर वेपर जैसे ही इंक्रीज होती है तो कैसी हो जाती है एयर? कैसी हो जाएगी? गर्म एयर क्या करती है? वाटर वेपर को इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है? इंक्रीज। लीडिंग टू हायर ह्यूमिडिटी लेवल ऑन दी सच आर डे क्लॉथ टेक एंड दी longer to dry and the sweat evaporate more slowly leaving us फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। क्या होता है कि जब ना ह्यूमिडिटी का लेवल हाई हो जाता है टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट में, तो हमारे अंदर से हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत दिनों में सूखते हैं और हमारे हम में से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना निकलता है और अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है। क्या आती है? अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है। प्रेसिपिटेशन देखेंगे। इट ऑकर व्हेन अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम दी वो सैचुरेटेड विद दी वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर क्या होती है? सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड का मतलब होता है समथिंग टू फिल। आ जाओ, नमस्ते। सैचुरेटेड का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कुछ भी फिल किया जा सकता है। तो किसमें फिल किया जा सकता है? प्रेसिपिटेशन। क्या देखेंगे? प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश। इट ऑकर व्हेन अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम द सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर, यानी कि हमारी जो एयर है वो कैसा है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? टू फिल एनीथिंग, कुछ भी हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। अब क्या है? विच कंडेंट एंड दी प्रेसिपिटेट और दी फॉल ऑफ दी अर्थ ड्यू टू दी ग्रेविटी, यानी कि पानी कब ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरता है तो इसे क्या बोलेंगे? इंक्लूडिंग drizzling rain, snow, silt, halt the main factor that affecting the precipitation including the prevailing wind। यानी कि क्या होता है इसमें? हवा, माउंटेन, सीजन, यानी कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर? इस चीज़ में हम किस किस को लेते हैं? हवा को लेंगे, पर्वत और सीजन के अकॉर्डिंग भी बारिश होती है। प्रेसिपिटेशन क्या करती है? फॉल करती है अर्थ पे, कैसे? लिक्विड की फॉर्म में, और इसे बारिश कहते हैं। क्या कहेंगे? जब पानी होगा तो उसे रेन बोलेंगे या बरसात बोलेंगे या बारिश बोलेंगे। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन लोअर एंड दी टेम्परेचर ऑफ दी प्लेस, यानी कि सबसे जो प्रेसिपिटेशन में ना कितनी चीज़ आती है? रेन आएगी, सिल्ट आएगी, स्लिट और हेल आएगी, स्नो आएगी। ये चारों पांचों चीज़ मिला करके किसमें आती है? ये आती है किसमें? प्रेसिपिटेशन में। रेन क्या होती है? जब लिक्विड फॉर्म में पानी नीचे गिरता है। आया समझ? अब देखेंगे when the precipitation fall on the earth liquid form is called the rain। rain is the most common form of the precipitation and lower the temperature of the place, यानी कि पानी की जो बरसात है लिक्विड की फॉर्म में वो सबसे ज़्यादा होती है। Absence of the rainfall result in the dry climate। most of the groundwater is the collected from the rain water, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? रेन वाटर से आता है। रेन वाटर मतलब बारिश के पानी से हमें क्या मिलता है? ज़मीन के अंदर वाला पानी जो हम वो ट्यूबवेल से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? ट्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे। द प्रेशर एक्सटेंड बाई द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एयर प्रेशर। जब किसी एयर के द्वारा अर्थ की सरफेस पर प्रेशर लगाया जाता है तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं या वायुमंडलीय दाब। जब हवा किसकी सतह पर? जब हवा अर्थ की सतह पर या पृथ्वी की सतह पर, जब हवा पृथ्वी की सतह पर क्या लगाती है? दबाव बनाती है, तो उसे बोलते हैं वायुमंडलीय या वायुमंडलीय क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दबाव बोलेंगे उसे। दबाव है या फिर कुछ और होगा, टर्मिनोलॉजी चेक कर लेना। ठीक है, हिंदी की भी आ गई है।
एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर, जब भी हम कहाँ जाते हैं एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज़ हाईएस्ट इन दी सी लेवल, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। डिक्रीज होता है लैटिट्यूड पर। हॉरिजॉन्टली देखें तो एयर में देखो, अगर मैं यहाँ हूँ ठीक है तो यहाँ पे कम होगा। अगर मैं सी के पास चली गई, समुद्र के पास, तो बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होगा। क्या होगा, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं वहाँ से समुद्र से उठ करके कहाँ आ गई, मैं इक्वेटर पर आ गई, तो वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। अब देखेंगे एयर क्या करती है, यहाँ से देखेंगे हॉरिजॉन्टली द डिस्टर्बेंस ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एयर टेम्परेचर एट द गिविंग प्लेस। एरिया विद द हाई टेम्परेचर एयर हीट एंड राइस, यानी कि एयर क्या करती है, जब भी गर्म होती है तो हीट होगी और राइस होगी, क्या क्रिएट कर देगी, लो एरिया। देखो जब भी हमारे गर्मी बढ़ी तो हमारी एयर कैसी हुई, गर्म, तो हाई से लो की तरफ बहती है। क्या बहती है, हाई से लो की तरफ बहती है या लो से हाई की तरफ बहती है, हाई से लो की तरफ बहती है ना। तो जो गर्म है वो तो हट गई, अब ठंडी एयर आएगी उसकी जगह पे, क्या आएगी, ठंडी एयर आएगी। इन दी एरिया विद द लोअर टेम्परेचर एयर इज दी कोल्ड, एयर कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। देयरफॉर हैवी सिंक, यानी कि हैवी और सिंक होकर के, हैवी होती है फिर श्रिंक हो जाती है तो नीचे आ जाती है। क्रिएट करती है हाई प्रेशर एरिया, और हाई प्रेशर एरिया एसोसिएट करता है क्लियर सनी स्काई के साथ। एयर ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर एरिया को लो प्रेशर एरिया से। यू कैन रेफर टू द चैप्टर 8 ऑफ ग्रेड 8 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, लर्न मोर अबाउट दिस। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे। अच्छा ये भी पढ़ा दिया था ना। अब देखेंगे विंड। विंड क्या होती है, हवा होती है। हवा कुछ नहीं है, देखो आराम से समझना। पहले तो हम विंड क्या होती है, जब हवा क्या है, बहती है। क्या होती है, हवा बहती है, कंटिन्यूसली बहती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पवने कहते हैं। पवनों के नाम होते हैं, पवनों के नाम होते हैं डायरेक्शन के नाम पर। किसके नाम होते हैं, डायरेक्शन। जैसे हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून या नॉर्थ ईस्टर्न विंड या वेस्टर्नी विंड, ईस्टर्नी विंड, ये किसके नाम पर रखा है, पूर्वांचल हवाएं बोलते हैं। पूर्वोत्तर हवा बह रही है, उत्तरोत्तर हवा बह रही है, तो ये क्या है, ये उनकी दिशा के नाम पर रखे हुए नाम। इनका काम क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना, दूसरा हवा को वो उसको बारिश को करवाना, यही करती है। गर्म एयर होती है वो वहाँ से जितनी ज़्यादा गर्म होगी एयर उतनी जल्दी रिप्लेस होगी, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ज़्यादा नीचे बैठेगी। आए समझ। देखो द मूवमेंट ऑफ एयर प्रेशर, जब एयर जो होती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है तो उसे विंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विंड कहते हैं। इट कैन बी जेंटली और स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ द विंड एंड ब्लो ड्राई एंड द लीव अराउंड द क्या है, पेवमेंट एंड जेंटली स्लो अवे द डस्ट पार्टिकल एंड अप रूट ट्री ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। यानी कि क्या होता है कि ये हवा अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके जाती है, जैसे धूल मिट्टी के कण, किसके लेके आएगी, धूल मिट्टी के कण या डस्ट पार्टिकल, ये क्या करती है, अपने साथ बियर करके ले जाती है। उसके बाद देखेंगे डोंट मिस वाला पढ़ेंगे हम। वह विंड आर दी नेमेड आफ्टर द डायरेक्शन, डायरेक्शन के नाम पे इनकी क्या होती है, नाम होते हैं। जैसे वेस्टर्ली, मैंने अभी बताया था, वेस्ट में बहने वाली को वेस्टर्ली बोलेंगे। उसके बाद क्या दिया हमें, काम। जो शांत हवा होगी वो 0 से 1 के बीच में ऐसे आराम से चल रही, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, शांत होगी, स्मोक राइज होगा, वर्टिकली होगी। वर्टिकल मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे फैली होगी, ऐसे। जैसे हमने कभी कभी क्या देखा है, बादलों को देखा है ना, ऐसे, बस ऐसे। लाइट ब्रिज, लाइट ब्रिज मतलब बहुत हल्का ब्रिज होगा। विंड कैन बी फेल्ट ऑन द फेस लिविंग मरस्टल एंड द ऑर्डिनरी बैन मूव बाय द विंड। यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रिज देखेंगे 39 से 49 के बीच में। ये क्या है, बहुत तेज़ से चलने वाली हवा होती है और इसमें अम्ब्रेला उड़ जाती है। अम्ब्रेला आर डिफ़िकल्ट टू यूज़, यानी कि इसमें हम अम्ब्रेला यूज़ नहीं कर सकते। अम्ब्रेला क्या है, उड़ जाएगी। अब स्टॉर्म देखेंगे। स्टॉर्म क्या होता है, बहुत तेज़ी से चलने वाली हवाएं जो कि 103 से लेकर के 117 किलोमीटर पर आवर्स की गति से बहती हैं और इसमें बहुत सारा डैमेज होता है चीज़ों का। अब उसके बाद देखेंगे लोकल विंड नॉन एज दी, अच्छा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दोनों समझाया था मुझे। तो लैंड ब्रिज क्या कब होगा बताओ, रात में। कब होगा, रात में। और सी ब्रिज कब होगा, रात में। कैसी हवाएं जाएंगी, रात में समुद्र से ठंडी हवाएं किधर की तरफ जाएंगी, लैंड की तरफ।
और गर्म हवाएं किधर की तरफ आएंगी दिन में, सी की तरफ। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो फिर पढ़ा देती हूँ। ठीक है, वैसे मैं पढ़ाने नहीं चाह रही थी क्योंकि मैंने सना को पढ़ा दिया था। अब देखो, इट इज़ अ लोकल विंड दैट दी ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे स्पेशल इन द आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून में ही बहेगी। वैन दी लैंड बिकम दी रिलेटिवली वार्मर, यानी कि जब हमारी ज़मीन गर्म हो जाती है, देन दी सी से रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर रीजन ओवर लैंड एंड सो दी विंड स्टार्टेड ब्लोइंग फ्रॉम द सी। आराम से समझना, आराम से। ये मेरा रूम है और ये बहुत गर्म हो चुका है, तो यहाँ की हवाएं कैसी होंगी, गर्म होगी। दिन है ना, दिन में ही तो गर्म हुआ है, दिन में ही तो सूर्य निकला है, दिन में ही तो रेडिएशन हुआ है, तो यहाँ की हवा क्या है, हीट हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। तो हमेशा ये क्या है, हाई प्रेशर जोन है, और इधर से जा करके लो प्रेशर जोन की तरफ, यानी कि जहाँ पर ठंडी हवा है उधर की तरफ ऐसे जाएंगी। देखो, यहाँ से गर्म हवा गई समुद्र की तरफ, फिर वहाँ से ठंडी हवा इधर आई। आगे समझ क्या था, ये वो सी ब्रिज था, क्या था ये, सी ब्रिज। इसी का उल्टा कर लेंगे, क्या कर लेंगे। अब हो गई है रात, क्या हो गई है, रात। उधर की हवाएं इधर आएंगी रात में, क्या होंगी, उधर की हवाएं सी की इधर आ जाएंगी, उसी को क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। देखो, इट इज़ लोकल विंड दैट दी ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट रिजल्टेड एंड डिफरेंशियल सरफेस कूलिंग बिटवीन दी land and sea. Land cool faster than sea at the night, since the difference is the temperature and air pressure between the sea and land is the low, the wind speed। आराम से समझ रहे। अब हमारा घर है समुद्र में, कहाँ पे, तो वहाँ का जो पानी है वो गर्म है, क्या है, वहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म है। अब वहाँ की हवाएं गर्म है क्योंकि जल्दी से जो मिट्टी वाली जगह होती है ना, जो रेत वाली जगह होती है, वो जल्दी से बहुत ज़्यादा ठंडी को सोख लेती है, बहुत ज़्यादा गर्मी को भी सोख लेती है। पानी थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होता है, कैसे होता है, थोड़ा धीरे धीरे। तो वहाँ हवाएं कैसी होंगी, गर्म, और यहाँ कैसी है, ठंडी। तो ऐसे आएंगी उड़ के। आगे समझ। अब इसके बाद चलते हैं। You may have observed that the weather condition often fluctuates, sometimes even within a single day. However, based on the generalized monthly atmospheric condition and common pattern over a few weeks or the month, such as the day beginning cool or hot, windy and calm, cloudy or bright and wet and dry. Year is the divided into the seasons, यानी कि हमारी जो ईयर है वो किस में बटी होती है, सीजन्स में। अब इंडिया के सीज़नों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंडिया के सीज़न की। अब इंडिया के सीज़न कौन डिसाइड करेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, चार तरीके के सीज़न ढूंढता है। कितने तरीके के, चार देखेंगे सीज़न। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई एज द ट्रॉपिकल मानसून। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 4 डिस्टिंक्ट सीजन इन इंडिया। अगर हम विंटर की बात करें, द विंटर सीजन जनरली लास्टेड फ्रॉम द दिसंबर टू अप्रैल, अर्ली अप्रैल, यानी कि हम विंटर की बात करें तो क्या होगा, दिसंबर से अप्रैल के बीच में होता है। ठंडे महीने जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जनवरी होता है। और एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में कितना होगा, 10 से 15 के बीच में टेम्परेचर होता है। नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में इंडिया को अगर हम ऐसे बांटें तो गुजरात ये वाला एरिया जो है, और कश्मीर वगैरह वाला एरिया जो है, उत्तर प्रदेश वगैरह, वहाँ पे होता है टेम्परेचर 10 से 15 के बीच में। और इक्वेटर की पास बात करें तो 20 से 25 के बीच में होता है साउथ ईस्ट की तरफ। समर और प्री मानसून की बात करें तो क्या है, प्री मानसून सीज़न स्पेंड करता है अप्रैल से जून में, और जुलाई इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न और साउथर्न रीजन की बात करें तो हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म महीना जो माना जाता है वो अप्रैल माना जाता है, और मई भी माना जाता है नॉर्थ में। देखो, इन्होंने क्या बोला है कि अप्रैल माना जाता है, कहाँ माना जाता है, ये माना जाता है कहाँ पे, पूरे जो मिलाकर के देश का सबसे गर्म महीना अप्रैल माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्थ पार्ट की बात करें तो केवल मई, जैसे दिल्ली में कहते हैं मई सबसे ज़्यादा गर्म महीना रहेगा। इसमें जो टेम्परेचर होता है 32 से 40 के बीच में होता है। मानसून क्या है, रेनी, यानी कि एडवांसिंग मानसून की बात करें तो सीज़न जनरली क्या होता है, स्पेन होता है जून से सितंबर के बीच में। और ये सीज़न क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर में। मानसून क्या करता है, स्लोली क्या होता है, निकलता है, और कंट्री में लेट मई और जून में क्या पहुंचता है, मानसून पहुंचता है। रिसेंट के कुछ सालों की बात करें तो नॉर्थ में क्या होती है, बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग होती है अक्टूबर में भी कभी कभी बारिश हो जाती है साउथ में जा कर के।
ठीक है। अक्टूबर में बारिश होती है, लेकिन कहाँ, साउथ में। रिटर्निंग मानसून का मतलब क्या है, जब मानसून लौट के जाएगा, ऐसे चला गया पूरे देश में फिर लौट के आएगा। तो हम पोस्ट मानसून रीजन की बात करें तो लास्ट अक्टूबर टू दिसंबर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अक्टूबर नवंबर आर यूजुअली क्लाउडलेस, यानी कि कैसे होते हैं, क्लाउडलेस होते हैं। हिमालय स्टेट में क्या होता है, टेम्परेट वो होता है टेम्परेचर। अगर एक्सपीरियंस देखें तो एडिशनल सीज़न की बात करें, ऑटम और स्प्रिंग दो अलग से सीज़न है। डोंट मिस में देखेंगे, ट्रेडिशनली इंडिया एक्सपीरियंस करता है 6 सीज़न। ईच सीज़न क्या है, मंथ लॉन्ग, स्प्रिंग, समर, मानसून, अर्ली ऑटम, लेट ऑटम एंड विंटर। दिस सीजन आर बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन ऑफ 12 मंथ इनटू द 6 पार्ट। द ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर आल्सो रिफ्लेक्ट दिस सीजन थ्रू इट द अरेंजमेंट, यानी कि क्या है, ट्रेडिशन के जो हमारे वो हैं, जैसे देखो यहाँ से देखना, बसंत, बसंत में क्या है, चैत्र बैसाख, मार्च अप्रैल में होगा। और फिर उसके बाद क्या है, ग्रीष्म, ग्रीष्म में क्या होगा, जेठ आषाढ़ मई जून में। वर्षा क्या है, वर्षा, वर्षा में क्या होगा, सावन भादव। क्या है, भाद्रपद जो बोला है ना, सावन भादव भी बोलते हैं इसे, जून अगस्त में, ठीक है, भद्रोपद है वैसे वो। शरद में क्या होगा, अश्विन कार्तिक, सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। हेमंत क्या होगा, मार्ग ग्रीष्म या पूष क्या होगा, नवंबर अक्टूबर में। और मेघ फागुन कहाँ होगा, जनवरी और फरवरी के बीच में होगा। हिंदुस्तानी कैलेंडर, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एसोसिएट करता है राग के साथ। राग स्पेशल सीजन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और इन रागों से कभी कभी बारिश भी हो जाती है। डोंट मिस आउट में देखेंगे हम कि जो कौटिल्य है अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा था, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक मीनिंग बताए गए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें बहुत सारे साइंटिफिक रेनफॉल कराने वाले क्या लिखे थे, उस टाइम के मेजरमेंट भी लिखे थे कि इस चीज़ से क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। कुछ एप्लीकेशन भी थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। किसने लिखा था, कौटिल्य। अब मानसून की बात करें, मानसून क्या है, अरेबिक शब्द है। अरेबिक का मतलब क्या होता है, एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है बारिश आना। क्या होता है, बारिश का आना। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाई द मानसून विंड एंड द सेलर केम टू द। देखो ये क्या है, इंडिया ना मानसून से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और मानसून क्या होती है, हवाएं होती हैं। इंडिया में जो पुराने सेलर आते थे या नाविक आते थे, वो किससे आते थे, इसी हवा के साथ आते थे। फर्स्ट नोटिस करते हैं हम फिनोमेना, और बहुत सारे रिवर्सल सिस्टम हुआ करते थे, ट्रैवलिंग करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह इसी विंड से। और जब लौटता हुआ मानसून वापस लौटता तो अरब के लोग इसी मानसून के साथ वापस लौट जाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे मानसून जो विंड होती है वो सीजनल होती है। क्या देखो, मानसून जो विंड है वो कैसी होती है, सीजनल विंड है, सीजन में आती हैं। उसके अलावा इन्हें कैटेगराइज किया जाता है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून में। साउथ वेस्ट जो मानसून है उसे हम क्या बोलते हैं, समर मानसून बोलते हैं। उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये हवाएं सी टू लैंड की तरफ बढ़ती हैं, इंडियन ओशियन से आती हैं, अरेबियन ओशियन से आती हैं और बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जून और सितंबर तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा मेनली कॉज जो अनइक्वल हीटिंग होती है। अनइक्वल हीटिंग का मतलब होता है कहीं बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, कहीं बहुत कम हीटिंग हो रही है, तो अनइक्वल हीटिंग वो होती है। ड्यूरिंग समर सीजन की बात करें तो लैंड मास होता है, इंडिया क्या करता है, हीट अप, मतलब इंडिया में क्या है, जो ज़मीन है बहुत जल्दी से गर्म होती है और ओशियन के पास वाली बहुत तेज़ी से। ये क्रिएट करती है लो प्रेशर एरिया, यानी कि अब क्या होगी, अब होगी उथल पुथल, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इंडियन ओशियन की बात करें तो क्या होगा, इसमें कोल्डर एंड हायर प्रेशर होता है। विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मॉइस्ट होता है, विंड ब्लो करती है ओशियन टूवर्ड द लैंड, ब्रिंग करती है रेनफॉल और अकाउंट मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज द कंट्री थ्रू आउट द ईयर। यानी कि कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें पूरी साल बारिश होती है देश में, और कुछ पार्ट में होती है। जैसे अभी हम इस टाइम की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में केवल एक सीज़न में ही बारिश होती है। उसकी बात करेंगे, विंटर की बात करेंगे तो विंटर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। इंडिया में अक्टूबर से फरवरी के बीच में रहता है। इंडियन लैंड मास क्या हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, ओशियन से क्रिएट होते हैं हाई प्रेशर एरिया और लैंड की तरफ आता है लो प्रेशर एरिया सी से। अब हम इसमें देखेंगे, पहला मैप देखना, पहला मैप क्या कह रहा है, इस मैप में दिखाया गया है हमारे में नॉर्मल डेट ऑफ द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून कैसे आएगा, 1 जून को आएगा, 5 को, 10 को, 15 को, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा नॉर्मल डेट
रिट्रेटिंग मानसून, रिट्रेटिंग मानसून का मतलब क्या है, दोबारा से आने वाला, यानी कि लौटता हुआ मानसून जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा, कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लो करती हैं लैंड की तरफ सी से। विंड जनरली क्या होती हैं, ब्रिंग करती हैं, नॉट यहाँ पे ब्रिंग नहीं करेंगे किसको, रेनफॉल को, किसको नहीं करेंगे। ऐसा रिजल्ट कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दी लैंड टू सी, यानी कि लैंड से सी की तरफ कैसी बहती हैं, ठंडी और गर्म हवाएं बहती हैं। उसके अलावा जनरली डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल, ये ज़्यादातर रेनफॉल नहीं लेके आती, ना ही वो मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मतलब क्या होता है, जिसमें नमी हो। बैन दी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जब भी पास करता है बे ऑफ बंगाल से तो पिक करता है बहुत सारी मॉइस्चर, और ये कराता है ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के पे बारिश, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। विंटर मानसून क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साउथ ईस्टर्न रीजन इंडिया के लिए। मानसून प्ले करता है बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल कहाँ पे, इंडिया की जो पीपल है, पॉपुलेशन है उसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर मानसून पे ही डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है खेती करना, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी फार्मर है अपनी खेती के लिए किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के लिए मानसून पे। रेन होती है, स्नोइंग होगी। उसके अलावा देखो जैसे ही बारिश हुई तो हम क्या करेंगे, गेहूँ, बाजरा, जौ वगैरह ये बोते हैं उस टाइम पे, ठीक है। बाजरा और जौ वो बोई जाती है और धान की खेती की जाती है उस टाइम। फिर क्या है, अच्छा मानसून इंश्योर करता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी वाटर की सप्लाई होगी रिवर से, रिजर्वायर और बेल से। उसके अलावा डेली लाइफ में देखें, ट्रांसपोर्टेशन, फेस्टिवल, एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली रूरल एरिया में क्या होता है, एक्सेसिव रेनफॉल होती है जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आ जाती है। वीक मानसून की वजह से ड्रॉट होती है, यानी कि बहुत अच्छी बारिश हुई तो बाढ़, बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई तो सूखा, ठीक है। उसके अलावा मानसून क्या करता है, ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी को, लाइफ स्टाइल को, लाइवलीहुड को। पीपल इंडिया में रहते हैं। अगर हम कालिदास की बात करें तो मेघदूत नाम का उन्होंने क्या लिखा था, एक बुक लिखी थी। इसमें 5th सेंचुरी में मेंशन किया गया है कि कैसे ऑन सेंट मानसून इंडिया के सेंटर पार्ट में आता था और किस तरीके से इसे ट्रेस किया जाता था। उसके अलावा डोंट मिस में देखेंगे हम क्या है, अच्छा डोंट मिस में छोड़ रही हूँ, ठीक है। इसे एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। क्लाइमेट चेंज क्या है, चैप्टर 3 है, SST है। क्लाइमेट चेंज देखेंगे। अच्छा हाँ, SST इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इन बच्चियों का बस एक ही पेज रहेगा, इनका UT है कल, एक ही पेज है बस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जो हमारी रोज़मर्रा की जो 30 सालों का वेदर था ना, वो क्या था, क्लाइमेट, वो चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। वन ऑफ द मोस्ट वो अर्जेंट चैलेंज दैट द अर्थ इज द फेसिंग टुडे इज द क्लाइमेट चेंज। सबसे ज़्यादा डेंजरियस और सबसे ज़्यादा फेस कर रही है जो अर्थ, वो सबसे बुरा चीज़ अभी तक क्या है, क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है। किसको कर रही है, क्लाइमेट चेंज को। रिफ़र करता है लॉन्ग टाइम चेंज होता है, वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है, टेम्परेचर, बारिश, हवा का आना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इफ़ेक्ट होती हैं। इसी की वजह से इंसानों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी इफ़ेक्ट होती है। और ये चीज़ किससे, मतलब किसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ा, किसकी वजह से सी लेवल बढ़ा, तो इसमें क्या था, फॉसिल फ्यूल था। फॉसिल फ्यूल हमें पता ही है कि हम जो खेत, वो ज़मीन को खोद के निकालते हैं, जैसे पेट्रोल, क्या है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, ये सारी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, वनों को काटना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना, हीट का ट्रैप होना, राइज करना ग्लोबल टेम्परेचर का। उसके अलावा विटनेसिंग है बहुत ज़्यादा फ्लड, मतलब ज़्यादा बाढ़ आने के लिए और सूखा आने के लिए, मेल्टिंग ग्लेशियर, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनके लिए, और राइजिंग सी लेवल। और इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, एक जगह पर बहुत सारे जीव जंतु रह रहे थे, अब वहाँ पे क्या है, बाढ़ आ गई, क्या आ गई, बाढ़ आ गई, तो आवश्यकता से ज़्यादा पानी मिला ना, तो क्या होगा, कुछ जीव मर जाएंगे, कुछ इसमें सर्वाइवल कर जाएंगे। सूखे से भी मर जाते हैं, किससे मर जाते हैं, सूखे से। क्या होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, इफेक्ट होगी इससे। अगर हम इसके अलावा देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट देखेंगे। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या था, एक मिनट हम कहाँ पहुँचे थे, क्लाइमेट चेंज था, बायोडाइवर्सिटी, हाँ बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा थ्रेटन होगा, यानी धमकी कह सकते हैं हम। ह्यूमन की हेल्थ, एग्रीकल्चर का लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर हम उसमें देखें, मतलब इम्पैक्ट देखें, तो जिससे हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, जैसे वुमेन और चिल्ड्रन।
वो टैकल करती है बहुत सारे कलेक्शन एफर्ट एंड दी रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को कम यूज़ करना है, प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को, और उसके अलावा अडॉप्ट करना है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, और काउंट करना है ह्यूमन बीइंग ले, मतलब कम से कम हमें ऐसी चीज़ें याद करनी है जिससे कि हमारी आगे वाली जनरेशन क्या रहे, बच जाए। फुटप्रिंट देखेंगे तो वह द टोटल अकाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्ट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द एनर्जी यूज ट्रांसपोर्टेशन और द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। कुछ नहीं है, फुटप्रिंट क्या है, जितना भी हमारे देश में से कार्बन निकला है ना, उसे बोलते हैं फुटप्रिंट। पूरे एक साल के अंदर जितना, चाहे गाड़ी से, बाइक से, बस से, ट्रेन से, जिससे भी निकला, उसे बोलेंगे फुटप्रिंट। इसी को कम करना है। क्या करना है? इसे कम करना है। कार्बन फुटप्रिंट की एक बार साइकिल पढ़ लेना। और उसके बाद क्या है, पंजाब फ्लड 2025 का एक केस दिया है। अगर 2025 की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या देखी थी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, सतलज, ब्यास और रावी नदी में क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। बहुत बड़े एरिया में, स्टेट में, विलेज में, गांव में एग्रीकल्चर हाउस और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, रोड, सारी चीज़ें क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी। क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी। और रिलीफ फीचर जैसे ये आए निकल के, तो इसमें डिवास्टिकेशन, बहुत ज़्यादा सफरिंग की, इकोनॉमिक लॉस हुआ, सोशल डिस्ट्रप्शन हुआ, इन्वायरमेंट डैमेज हुआ, और अंडर स्कोरिंग वो आर्ग्यूमेंट हुए, और फ्लड क्या हुई, मैनेज की गई, और फ्लड मैनेजमेंट हुआ उस टाइम पे। कॉज देखेंगे, नेचुरल कॉज क्या हो सकते हैं कि सतलज और ब्यास ना, देखो सतलज और ब्यास, देखो अगर 2025 की बात करें तो नेचुरल कॉज क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हैवी रेनफॉल, वो मानसून की वजह से इंटेंसिफाइड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुआ था। और यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर और रेन बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने के बाद पंजाब के और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जो सिंध और सतलज, ब्यास, रावी थी, इसमें घग्गर, इनमें क्या हो गया था, पानी बढ़ा, और पानी बढ़ने से ये पानी नीचे की तरफ आया, और जिससे पंजाब के कुछ पार्टों में बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिली, पानी देखने को मिला। अगर हम फ्लड की बात करें तो एग्रीगेट करता है बीक और रिवर एम्बार्कमेंट होती है दूषी बंद, यानी कि क्या करते हैं हम फ्लड को रोकने के लिए क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। मैन मेड चीज़ें क्या हो सकती हैं, देखो अगर हम रिवर की बात करें, रिवर पे हमने क्या बना लिया, डैम बना लिया, डैम में हमने पानी रोक लिया। अब उस डैम में भी इतना पानी है कि हम अगर हम उसे नहीं खोलेंगे तो वो डैम नीचे टूट के आ जाएगा। तो इससे क्या करते हैं, हम उसके 2-4 गेट खोल देते हैं। क्या कर देते हैं, 2-4 गेट खोलते हैं। अब वो 2-4 गेटों को वो नदी जो लेके जा रही है पानी को, उसे संभाल नहीं पा रही, इस वजह से भी फ्लड आता है। ठीक है, अच्छा क्या हुआ था उस टाइम पे, ह्यूमन चेन बना करके भी लोगों को रोका गया था। इफेक्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड से क्या होगा, लोगों की ज़िंदगी खतरे में आती है, पीपल बेघर हो जाते हैं, रिलीफ कैंप बहुत देर, मतलब रिलीफ बाद में आता है, और जो क्रॉप है वो ख़त्म हो जाती है, पैडी क्रॉप पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, पोल्ट्री फार्म, डेयरी वगैरह, ये सारी चीज़ें, बफेलो, काऊ, चिकन, ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, रोड, ब्रिज, फेंस, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें भी ख़राब हो गई थी। और स्टैंडिंग वाटर हेल्थ प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को बीमारियाँ हो जाती है, जैसे टाइफाइड वगैरह, इस तरीके की बीमारी। सैनिटेशन, साफ़ सफाई में दिक्कत आती है। क्लास रूम डिस्कशन देख लेना, और ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।